नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मोतीराम कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपना अध्ययन कर रहे होंगे और अपने परिवार का और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमने कुल 5 भागों में राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं को अभी तक किया है। छठे भाग के अंदर हम 14वीं योजना राजस्थान जन आधार योजना 2019 को देखने वाले हैं। राजस्थान जन आधार योजना 2019 ये योजना भामाशाह योजना की जगह लागू की गई है। इसकी जगह पहले भामाशाह कार्ड बनाया जाता था, उसकी जगह बजट 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की थी और 18 दिसंबर 2019 को इस योजना को शुभारंभ किया गया था। 18 दिसंबर की डेट इसलिए चूज की गई थी क्योंकि राजस्थान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल 18 दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर इस योजना को प्रारंभ किया गया था और इसकी 2 टैग लाइन्स है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इतनी छोटी चीज़ की हम सोच नहीं सकते कि ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन हमें अपनी तैयारी को पूरा रखना है ना। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान इसकी टैगलाइन है। आप जरूर इसको याद रखिएगा। दूसरा, इसमें एक टैगलाइन और है, मेरा अधिकार मेरे हाथ। ठीक है, मेरा अधिकार मेरे हाथ, ये दोनों टैगलाइन आप जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर कथन के रूप में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे दिया जा सकता है कि इसकी टैगलाइन 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान है, इसमें मेरा अधिकार मेरे हाथ का प्रावधान है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। ठीक है, फ्लैगशिप योजना है तो फ्लैगशिप योजना के बारे में हमें पूरी तथ्यात्मक, अवधारणात्मक और पूरी की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरा, ये जो योजना है फ्रेंड्स, इसमें 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, अच्छा फैमिली के लिए एक आपको यूनिक नंबर मिलता है जो 10 अंकों का होता है। मोबाइल नंबर कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का। उसी तरह से 10 अंकों का आपके परिवार को पहचान, एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी, जो कि यूनिक का मतलब ये है कि वो दूसरे परिवार को सेम आइडेंटिटी नहीं मिल सकती है ना। हर परिवार को एक यूनिक 10 अंकों की परिवार पहचान संख्या मिलेगी और प्रत्येक व्यक्ति को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या मिलेगी। ठीक है, एक परिवार को पहले 10 अंकों की आइडेंटिटी मिल गई, उसके बाद जैसे एक कार्ड के अंदर 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स को अलग अलग 11 अंकों की आईडी मिलेगी। मैं मान के चलूं कि आप समझ चुके हैं। 10 अंकों की जो परिवार पहचान संख्या, प्रत्येक कार्ड को, प्रत्येक परिवार को 1 मिलेगी और जितने भी उसमें सदस्य होंगे उन सबको 11 अंकों की अलग अलग यूनिक आईडी मिलेगी। तो यहाँ तक हमने देखा। एक चीज़ है फ्रेंड्स, राजस्थान जन आधार योजना है, ये कौन से विभाग की योजना है ना। तो इसके विभाग की हम बात करें तो प्रशासनिक विभाग जो इसका है वो आयोजना विभाग है, यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है इसका प्रशासनिक विभाग है। इसका प्रशासनिक जितना भी जिम्मा है वो आयोजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास है। और इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो बजट की जरूरत पड़ती है ना, बजट इसका आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय देता है। बजट तो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय देता है, ठीक है। और इसका प्रशासनिक विभाग है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, आयोजना विभाग। ठीक है, आयोजना विभाग के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री हैं अभी। ठीक है, उसके बाद राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर। राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर जो है ये एक कंपनी है जिसको कि इसकी क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, क्रियान्वयन एजेंसी, ये जो कंपनी है इसका क्रियान्वयन करती है। ठीक है, तो मैं मान के चलूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। आइए फ्रेंड्स, हम इस योजना के बारे में, इसके उद्देश्य और इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है और जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इसके जो जिम्मेदार अधिकारी कौन कौन होंगे उसके बारे में देखिए। आइए फ्रेंड्स, जन आधार योजना के बारे में कुछ अन्य फीचर्स के बारे में हम देखते हैं। जन आधार पोर्टल पर पंजीयन।
जन आधार आपको बनाना है तो जन आधार पोर्टल पर आपको पंजीयन कराना होगा जो राज्य के निवासी परिवार के लिए उपलब्ध है। अर्थात आपको जन आधार बनवाना है तो आपको राज्य का निवासी होना ज़रूरी है, ये इसकी एक योग्यता है। दूसरा, जन आधार पोर्टल पर आपको पंजीयन ऑनलाइन करवाना होगा, ठीक है। इसके बाद 18 दिसंबर 2019 से 30 जून 2020 तक हस्तांतरित लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट के लिए आपके 15 जुलाई 2020 को अपलोड किया गया है। कहाँ पर? जो आपके जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल भी एक तरह की फ्लैगशिप योजना है और उसके बारे में हम देखने वाले हैं, आगे चल के हम देखेंगे। तो 18 दिसंबर को ये योजना प्रारंभ हुई थी। अच्छा, 18 दिसंबर को प्रारंभ होके और 30 जून 2020 तक इसका जो क्रियान्वयन हुआ है, इसने जो भी काम किया है, इसके जो लाभ हैं या इसके द्वारा जो नागरिक हैं उनको जो लाभ डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं, उनका सामाजिक अंकेक्षण का मतलब उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। सोशल ऑडिट यानी उसका समाज पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, लोग उसको किस रूप में ले रहे हैं और इसका एक तरह से पूरे समाज पर किस तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और लोगों ने मतलब इसको किस तरह से, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य यह है कि किस तरह से इसको और अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। तो इसका सामाजिक जो अंकेक्षण किया गया है, भारत सरकार का आधार प्राधिकरण जो है, ठीक है, UDAI, भारत सरकार के आधार प्राधिकरण ने मई 2020 के अंदर 9 मई 2020 को जन आधार को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता दी है। एक परिपत्र जारी करके इसको पते के प्रमाण के रूप में जारी कर दिया गया है। दूसरा, राजस्थान सरकार ने इस योजना को कानूनी स्वरूप देने के लिए, इसको कानूनी आधार प्रदान करने के लिए जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं जन आधार प्राधिकरण का क्या ढांचा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, उसके बारे में देखते हैं। आइए, जन आधार योजना को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की है। जन आधार प्राधिकरण की स्थापना, इसको जो जन आधार योजना है उसको आपके कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए की गई है। इसके लिए जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 पारित किया गया है और जो जन आधार प्राधिकरण बनाया गया है उसका मुख्यालय जयपुर है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि जन आधार प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो जन आधार प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जन आधार प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्य सचिव राजस्थान होते हैं। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें सदस्य कितने होंगे? सदस्य 5 से 10 तक हो सकते हैं, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 तक राज्य सरकार जैसा भी उचित समझे इसके सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। अच्छा, जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 में पारित किया, लेकिन हमने पहले देखा था कि 18 दिसंबर 2019 से जो जन आधार योजना लागू हो चुकी है, तो पहले इसके लिए राजस्थान सरकार ने अध्यादेश पारित किया था, अध्यादेश लाया गया था इसके लिए, और उसके बाद विधानसभा में अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम की अधिसूचना 7 मई 2020 को जारी की गई थी, ठीक है। 7 मई 2020 को ये अधिनियम की अधिसूचना जारी करके जो उस अध्यादेश को कानूनी स्वरूप बाद में उसको रेगुलर प्रदान किया गया था, ठीक है। दूसरा ये है कि ई मित्र योजना जो है, ई मित्र बहुत ही पॉपुलर ई गवर्नेंस की योजना है राजस्थान में, जो कि प्रत्येक नागरिक को अपने घर के समीप ही, ठीक है, अपने घर के समीप ही जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की सुविधाएं प्रदान कर रही है। इससे आम जन को बहुत सहूलियत हुई है। तो जो ई मित्र योजना है इसको भी जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाया गया है, ठीक है। ई मित्र योजना को भी जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाया गया है और जन आधार का पूरा जो डेटा है, इसका पूरा का पूरा डेटा स्टोर रखने के लिए हमें किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश या कहीं भी आउटसोर्सिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भामाशाह डेटा हब बनाया गया है। जालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा भामाशाह डेटा हब बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जन आधार प्राधिकरण किस तरह से काम करता है और किस तरह से राज्य सरकार ने
एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से राजस्थान जन आधार योजना को लागू किया है, इसको कानूनी स्वरूप प्रदान किया है और इन सब के साथ साथ इसको एक फ्लैगशिप योजना के रूप में लागू किया है ताकि इसके क्रियान्वयन में किसी तरह की बाधा ना आए। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो जन आधार योजना है इसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर और अपने राज्य स्तर पर कौन इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी हैं। आइए उसके बारे में देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं जन आधार योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है। राज्य में जन आधार योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। राज्य स्तर पर जैसा कि हमने पहले देखा, जन आधार प्राधिकरण बनाया गया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अपन ने देखा मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं और जो आयोजना विभाग है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो इसका प्रशासनिक विभाग है। दूसरा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, वो इसको बजट देता है और राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर जो है वो इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। ये राज्य स्तर का ढांचा हो गया। दूसरा फ्रेंड्स, जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो इसके जिला जन आधार योजना अधिकारी होते हैं। पूरे जिले के अंदर जन आधार योजना का जिम्मा इनके ऊपर होता है, ठीक है। जिला कलेक्टर इसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं और इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जिला कलेक्टर तो जिला जन आधार योजना अधिकारी हो गए। इसके बाद इनको सहयोग करने के लिए अतिरिक्त जिला जन आधार अधिकारी वगैरह और होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिला कलेक्टर ही जिला जन आधार योजना अधिकारी होते हैं। इनको सहयोग करने के लिए अतिरिक्त अधिकारी का एक ढांचा और विद्यमान है। दूसरा, ब्लॉक स्तर पर हम देखते हैं तो उपखंड अधिकारी जो होते हैं, एसडीएम जो होते हैं वो ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी होते हैं, ठीक है। जिस तरह से जिला कलेक्टर महोदय को सपोर्ट करने के लिए और अन्य अधिकारी होते हैं, उसी तरह से उपखंड स्तर पर भी ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी, तो अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी जो बीडीओ होते हैं पंचायत समिति में, उनको बनाया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, जन आधार योजना के बारे में हमने तथ्यात्मक रूप से सभी चीज़ों को देखा। अब अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर थोड़ा सा इसको डिटेल में हम देखते हैं कि मान लो इस पर निबंध पूछा जाता है या इस पर इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग आता है या इस पे थोड़ी सी डिटेल हम बात करना चाहें, तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं इस योजना की विशेषताएं या इसके उद्देश्य क्या क्या है या इस योजना के की पॉइंट्स क्या क्या है और इतने बड़े लेवल पर राज्य में ये योजना क्रियान्वित की जा रही है, तो इस योजना के समक्ष कुछ चुनौतियां भी विद्यमान हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम राजस्थान जन आधार योजना की प्रमुख विशेषताओं या इसकी एक अनोखापन जो है ये किस तरह से नागरिकों को लाभ प्रदान करेगी, इसके फ़ायदे क्या क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक आर्थिक डेटाबेस, जो जन आधार योजना है उससे जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक डेटाबेस राज्य का अपने आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनता जा रहा है। जो जन्म और मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन है उसको इससे जोड़ा गया है इस योजना के माध्यम से। अर्थात आपको अगर जन्म सर्टिफिकेट बनवाना है, मृत्यु किसी की हो गई है या फिर किसी को विवाह पंजीयन करवाना है, तो ये सारा का सारा डेटा इससे लिंक है ताकि एक जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक डेटाबेस बना हुआ रहे, है ना। राज्य को पूरा पता रहे, राजस्थान सरकार को पूरा पता रहे एक तीसरी आंख के रूप में पारदर्शी तरीके से कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने नए जन्म हुए हैं, कितने विवाह हुए हैं, इस तरह का डेटा बना रहे, ठीक है। दूसरा है लाभार्थियों को नगद लाभ डीबीटी द्वारा बैंक खाते में। ये जो योजना है इसमें क्या होता है कि जो महिला मुखिया होती है, महिला मुखिया के बैंक अकाउंट से ये कार्ड सीडिंग होता है, ठीक है। तो जैसे छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार का जैसे सब्सिडी या कुछ भी राज्य सरकार की तरफ से फायदे के रूप में नागरिकों को दिया जाता है, वो डीबीटी द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र,
सीधा बैंक खाते में, कोई बिचौलिया नहीं, कोई लीकेज नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई कुछ नहीं। ये इसका सबसे शानदार और बढ़िया लाभ है। वर्तमान में इससे 102 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये योजनाएं वैसे घटती बढ़ती रहती है, और कोई सरकार योजना लॉन्च करेगी तो वो इसमें जुड़ जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स जो 102 योजनाएं हैं ये राजस्थान सरकार द्वारा जो आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है, तो आर्थिक समीक्षा के अंदर 102 योजनाएं लिखी हुई है। ठीक है, 102 योजनाएं लिखी हुई है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए और वहाँ पे 102 का ऑप्शन हो तो यही ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि गैर नगद लाभ है वो जन आधार अधिप्रमाणन। जो गैर नगद लाभ कौन से हो गए? गैर नगद जैसे आप राशन कार्ड आपके पास है और आपको राशन डीलर से गेहूं लेने हैं, या फिर आपको जो है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिल रहा है, तो आपको पहले आपका अंगूठा लगेगा, उससे जो पोस्ट मशीन होती है वो उसको ऑथेंटिक करेगी, है ना। अधिप्रमाणन यानी वो ऑथेंटिकेशन करेगी कि जिस व्यक्ति के लाभ का हिस्सा ये है, क्या ये उसी को मिल रहा है। ये अपने आप जो जन आधार योजना है ये तीसरी आंख के रूप में देखती है। ठीक है, तो इसमें भ्रष्टाचार का बिल्कुल संभावना नहीं है। अगर आपके अंगूठे के फिंगर मैच नहीं होते हैं तो इस पे OTP का माध्यम है, जो मोबाइल नंबर सीडिंग होता है उस पर आपके OTP आएगा और उससे आपको काम वो मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण का बहुत शानदार उदाहरण है, क्योंकि जो जन आधार योजना है इसमें महिला मुखिया को परिवार का मुखिया माना गया है। जो परिवार के अंदर 18 वर्ष से ऊपर की महिला है उसको मुखिया माना गया है, और यदि 18 वर्ष से ऊपर की परिवार के अंदर मुखिया नहीं है तो फिर उसमें 21 वर्ष से अधिक आयु का जो पुरुष होता है उसको परिवार का मुखिया माना जाता है। अगर 21 वर्ष से अधिक का पुरुष भी नहीं है, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला भी नहीं है, तो फिर जो भी उस परिवार में अधिक उम्र की महिला होती है उसको मान लिया जाता है। तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण का बहुत शानदार उदाहरण है। जो परिवार में महिला होती है उसके खाते में बेनिफिट आता है तो वो अपने हिसाब से, या उसके पास एक तरह से वित्तीय निर्णयन की क्षमता आ गई है। इसी तरह से वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोग बैंक से जुड़ते हैं, बैंकिंग के फायदों के बारे में देखते हैं और बैंकिंग प्रक्रियाओं को प्रचालन में लेकर के आते हैं। तो जैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आप बैंक में जाएंगे, 4 चीज़ें और सीखेंगे, बैंक मैनेजर से लोन के बारे में पूछेंगे, बीमा के बारे में पूछेंगे और वगैरह वगैरह। बहुत सारी वित्तीय समावेशन एक बड़ा टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, और वित्तीय समावेशन के साथ साथ वित्तीय साक्षरता भी साथ में चलती है। तो ये इस योजना का शानदार और बहुत बढ़िया अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है राजस्थान में। ठीक है, दूसरा जन कल्याण योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारण। जो आपका जन आधार कार्ड है उसमें आपका पूरा सामाजिक आर्थिक डेटा फीड है। ठीक है, आपकी आय कितनी है, आप क्या काम करते हैं और आपके पास संपत्ति कितनी है, वो सारा का सारा डेटा पहले से ही वेरीफाई होके फीडिंग रहता है, ताकि सरकार को पता रहे कि अमुक जिले में अमुक व्यक्ति या इतने लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना लाई जा सकती है। कितने किसान हैं, कितने सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, इस तरह की सारी योजनाएं के लिए पात्रता निर्धारण सीधा का सीधा इस डेटाबेस से किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत शानदार और अच्छी स्कीम है। इसको राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजना के रूप में लागू किया है, और इसके बारे में जो भी चीज़ हमने बहुत डिटेल से पढ़ी है, इसके एक एक तथ्य को आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत विस्तृत रूप से आपको हर चीज़ बताने का प्रयास किया है। अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस योजना के बारे में हमने देखा है। इसकी कुछ चुनौतियों की हम बात करें तो चुनौतियां जैसे अभी भी सारे लोगों का जन आधार कार्ड नहीं बन पाया है, लोगों में थोड़ी सी उदासीनता है, क्योंकि इसके विकल्प के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि जिन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है या जो BPL में नहीं आते हैं, वो लोग इसके प्रति बहुत उदासीन हैं। वो सोचते हैं कि इसके बिना ही काम चल रहा है तो हम इसका प्रयोग क्यों करें, इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं।
दूसरा थोड़ा डिजिटल डिवाइड, यानी लोगों को थोड़ा सा कंप्यूटरीकरण और इस पोर्टल पे जाना, और उससे थोड़ा सा जो निरक्षर लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये एक उबाऊ काम है और इसका हमें क्या मतलब, तो इस तरह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। दूसरा, जो कार्ड बने हैं उनमें कई प्रकार की त्रुटियां कई बार हो जाती है, उनको सुधरवाने के लिए जब व्यक्ति जाता है तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है और काफ़ी इसमें टाइम भी लगता है। तो इतनी बड़ी सरकार की योजना है तो निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां भी होगी, और धीरे धीरे सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन चुनौतियों को भी दूर कर रही है, और पीपीपी मोड पर इसको चलाया जा रहा है। ई मित्र को इससे सीडिंग किया गया है। मुझे लगता है फ्यूचर में ये योजना मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का बहुत अच्छा उदाहरण होगी, और शासन प्रशासन में पारदर्शिता के लिए ये योजना एक अद्वितीय योजना के रूप में लागू होगी। तो फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है, आप अपने सजेशंस वगैरह कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी पढ़ाई को निरंतर यूं ही करते जाइए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।